नमस्ते, मैं डॉक्टर मुश गुर्जर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एमबीबीएस एब्रॉड के बारे में इस सेशन के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। जब एमबीबीएस एब्रॉड की बात आती है तो सबसे पहले चूज़ तब किया जाता है जब हमें इंडिया में या तो सीट नहीं मिल रही है या जो मिल रही है वो ज़्यादा फीस वाली है, मैनेजमेंट कोटा की है, अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन जब एमबीबीएस एब्रॉड की बात आती है तब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो क्वेश्चंस जो है ना वो कौन से होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एब्रॉड के लिए बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं। दूसरा, मेरा सिंगल बेटा या बेटी है तो क्या करें, गाइडलाइन एनएमसी की फॉलो हो रही होगी उस कॉलेज में या नहीं। यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है वो एनएमसी अप्रूव्ड होगी या नहीं। कॉलेज जेन्युइन है या नहीं। कौन सी कंट्री हमें एमबीबीएस के लिए चूज करनी चाहिए। कौन सा सिटी, यूनिवर्सिटी, कंट्री मेरे बच्चे के लिए सेफ होगा। यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। क्या पढ़ाई इंडिया जैसी होगी या नहीं। प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं। पेशेंट के साथ क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा या नहीं। वो डेड बॉडी डुप्लीकेट होती है, पेशेंट के साथ या पेशेंट को चेक करने को मौका ही नहीं मिलता बहुत सारी कंट्रीज में। एनाटॉमी लैब होगी या नहीं, डाइसेक्शन करवाएंगे या नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी या नहीं। लोकल लैंग्वेज नहीं आती है बच्चों को तो क्या करना पड़ेगा। बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है तो भेजना चाहिए या नहीं। वहां उसकी देखभाल कौन करेगा। हॉस्टल सेफ रहेगी, अच्छी होगी, खाना अच्छा मिलेगा या नहीं। बच्चा बीमार पड़ेगा तो कौन उसको संभालेगा। इमरजेंसी में हेल्प मिल पाएगी वहाँ पे या नहीं। स्टूडेंट्स सच में पढ़ाई करेंगे या घूमेंगे। कॉलेज में डिसिप्लिन होगा या नहीं, रूल्स रेगुलेशन होगा या नहीं। एमबीबीएस एब्रॉड का कोर्स कितना टफ होता है, क्या बच्चा एमबीबीएस कंप्लीट कर पाएगा। काफ़ी पेरेंट्स के ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कट एफएमजी नेक्स्ट क्लियर कर पाएगा या नहीं। कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, क्या अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। एमबीबीएस एब्रॉड के इंडिया में वैल्यू कितनी है। इंटर्नशिप इंडिया में कर सकते हैं या नहीं या करनी पड़ेगी। डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं। टोटल कितना खर्च होगा। हिडन चार्ज भी होते हैं। एजुकेशन लोन मिल सकता है या नहीं। कौन से बैंक लोन देते हैं। अगर फैमिली या परिवार के कोई सदस्य है वो एग्री नहीं हो एमबीबीएस एब्रॉड के लिए। लड़की है, बच्ची है तो हमें फॉरेन में भेजना चाहिए या नहीं। क्या फॉरेन कल्चर बच्चे पर गलत असर डाल सकता है। वीज़ा डिले हो गया, रिजेक्ट हो गया तो क्या। कंट्री के रूल्स बदल गए तो क्या होगा। बच्चा बीच में ही वापस आ जाए तो क्या रूल्स है। एमबीबीएस के बाद कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं। इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस और एब्रॉड में एमबीबीएस करे तो क्या डिफरेंस है। अभी भेजना सही है या एक साल और ड्रॉप लेके ट्राई कर ले। जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए, आप भी बताइए कि आपको भी ऐसे क्वेश्चंस है या नहीं। एमबीबीएस एब्रॉड के लिए ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस सेशन में मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ। तो रेडी हो जाइए नोटपैड और पेन लेके। हर साल भारत देश में से अप्रोक्सीमेटली 7 लाख स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए एब्रॉड जाते हैं। उसमें से 6,000 जितने गुजरात के भी होते हैं। जब जाना हो तो हम गलतियां ये कर देते, क्राउड को फॉलो करके सिलेक्ट करते हैं कि इस कंट्री में हम एमबीबीएस करने जाएंगे, या तो रिलेटिव को फॉलो करके या तो स्कूल फ्रेंड को फॉलो करके। लेकिन आज के ये सेशन के बाद आपको क्लियर कट ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे आप कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। एमबीबीएस एब्रॉड के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए 18 नवंबर 2021 को जो एनएमसी ने गाइडलाइन, नेशनल मेडिकल कमीशन ने गाइडलाइन दी कि अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड करने जाना है, आप इंडियन हैं, तो ये गाइडलाइन के मुताबिक ही कंट्री, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिएगा। अदरवाइज आप पढ़ के आएंगे तो हम आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम देने के लिए नहीं देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एमबीबीएस एब्रॉड का अगर आपको सोचना है तो सबसे पहली चीज जो जाननी चाहिए वो है एनएमसी गाइडलाइन। तो ये एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो 2 पेज की है। जो सरल और सादी भाषा में अगर मुझे आपको बताना हो तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एमबीबीएस एब्रॉड का जो कोर्स आप कोई भी कंट्री में पढ़ने जाए तो वो मिनिमम 4.5 साल का होना चाहिए।
1 साल की यानी कि 12 महीने की आपको वहां पे इंटर्नशिप कंपलसरी करनी है। इंटर्नशिप करने के लिए उनके पास खुद की हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, किसी और हॉस्पिटल्स में भेजे ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद बताया कि भाई कंप्लीट 5.5 साल का जो कोर्स है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट बताया कि भाई एक सब्जेक्ट्स का लिस्ट दे दिया, थियरी प्रैक्टिकल आपको क्या पढ़ के आना है। देन उसके बाद एंटायर कोर्स उन्होंने बताया कि भाई 5.5 साल का कंप्लीट कोर्स आपको एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही कॉलेज से, एक ही कंट्री से पढ़ना है, यानी कि आप कंट्री या यूनिवर्सिटी चेंज कर पाएंगे नहीं। नेक्स्ट उन्होंने बताया पार्ट ऑफ द कोर्स आप कोई और कंट्री में करें, या तो फिर फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी कंट्री इंस्टीट्यूट है जो 1-2 साल आपको इंडिया में पढ़ाती है, फिर बाद में 3-4 साल कहीं और पढ़ाती है, तो ये भी वैलिड होगा नहीं। एंटायर कोर्स आपको एक ही जगह पे जो कंट्री से आपको डिग्री मिल रही है वहां से ही पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट एनएमसी ने बताया कि आप जहां से पढ़ रहे हो, 5.5 साल का कोर्स किया, वो कंट्री से आपको सिर्फ डिग्री नहीं लाइसेंस भी मिलना चाहिए, यानी कि वो लाइसेंस की मदद से आप उस कंट्री में जॉब कर पाओ, ऐसा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अभी जितने भी कंट्रीज में आप जा रहे हो। नेक्स्ट रूल है आपको ये सारी चीजें है वहां पे, और फिर 5.5 साल कंप्लीट करने के बाद यहाँ वापस आते हो तो आप एफएमजी या तो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो भी है वो एग्जाम क्लियर करनी है आपको, और फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप आपको यहाँ पे करनी होगी स्टाइपेंड के साथ, यानी कि आपको उसकी स्टाइपेंड सैलरी भी मिलेगी। 10 साल में ये एंटायर कोर्स, यानी कि जब से आपने स्टार्ट किया इंटर्नशिप कंप्लीट की, वो 10 साल में कंप्लीट करना है। 90% यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जिसकी एडवर्टाइजमेंट आजकल आप देख रहे हो वो ये गाइडलाइन फॉलो कर रही नहीं है। अगर ऐसी कोई कंट्रीज में आप गए, कॉलेज में एडमिशन ले लिया एमबीबीएस अब्रॉड में, तो डेफिनेटली जब वापस आओगे तो आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम यानी कि एफएमजी या तो नेक्स्ट एग्जाम परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप उसमें अपियर हो पाओ, यानी इंडिया के लिए आप सिर्फ 12th पास रह जाओगे। एनएमसी गाइडलाइन को अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप ये मेरा यूट्यूब पे वीडियो है वो अच्छे से एक बार जरूर से देखें। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है, सोचना है, तो ये 6 पॉइंट पे सोचना चाहिए, जिसमें है फाइनेंस, सेफ्टी, फूड, एकोमोडेशन, एजुकेशन एंड एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पैसे। देखिए दुनिया की कोई भी कंट्री है ना वो आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगी। कोई भी कंट्री में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो हिडन चार्जेस लगाते हैं, यानी कि आपको रिसर्च करना चाहिए, यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन, ये सारे कॉमन खर्चे जो ज़्यादातर सभी देशों में जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपका होने वाला टोटल खर्चा, और प्लस 5 लाख एक्स्ट्रा ऐड करके इतना बजट है या ये बजट की अरेंजमेंट हो पाएगी या नहीं, वो सोच के ही एमबीबीएस अब्रॉड स्टेप लेना चाहिए। भेजने वाले तो ऑफकोर्स कुछ भी बोल के भेज देंगे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट आएगी, ऐसी बातें होगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर बात करूं तो दुनिया के किसी भी देश में 30 लाख से कम में आप जो है वो एमबीबीएस नहीं कर पाओगे, और अगर कोई बोल रहा है तो वो 100% झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट जो है वो आपको देखनी चाहिए सेफ्टी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी कितनी है उस देश में, उस शहर में, उस कॉलेज में। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फूड, खाने की व्यवस्था क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है। खाना और रहना दोनों ठीक हो तो बच्चा पढ़ाई में फोकस कर पाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आप एमबीबीएस पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन के लिए वहां पे क्या व्यवस्था है, ये सारे पॉइंट जानना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट वो है एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं उसको। और अगर आप इंडियन हैं और एमबीबीएस अब्रॉड यानी कि कोई भी देश में पढ़ने गए हैं, वापस आओगे तो आपको ये एग्ज़ाम देनी है। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। लेकिन अगर आप इंडिया में भी एमबीबीएस करोगे तो देखिए नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 आ चुकी है, और इंडिया में अगर एमबीबीएस पढ़ोगे कोई भी कॉलेजेस में, कोई भी राज्य में, तो आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो जाएगा। यानी 100 स्टूडेंट्स अगर सोचते हैं कि भी चलो चलते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, उसमें से 90 स्टूडेंट्स नहीं जा पाते हैं, पेरेंट्स भी आ गए उसमें, तो उसकी वजह है फियर, डर एफएमजी एग्ज़ाम का, कि वो कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, वो एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है एफएमजी, वो दुनिया की ईजीएस्ट एग्ज़ाम में से है। यानी कि नीट यूजी एग्ज़ाम जो आपने दी है वो एग्ज़ाम से भी ये ईजी है। आप बोलेंगे भाई कैसे बताते हो, कैसे ऐसा बोल रहे हो आप, तो देखिए एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, साल में 2 बार एग्ज़ाम ली जाती है, अनलिमिटेड ट्राई है,
50% लाने हैं। 300 एमसीक्यूज में से 150 एमसीक्यूज आपके सही होने चाहिए, यानी 300 मार्क्स की एग्जाम है, 150 मार्क्स आपके आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की इजीएस्ट इसलिए है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सोचिए, ऑनलाइन एग्जाम में अनफेयर होने के चांसेस नहीं है। 300 में से 150 लाने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, अनलिमिटेड ट्राई। सो नेगेटिव मार्किंग ना हो तो आप समझिए कि भाई तुक्के के रूल्स के मुताबिक आपके 20% तो तुक्के लग जाने चाहिए। 5 से 6 साल आप पढ़ाई करते हो एब्रॉड में और आप 50% ना ला पाओ, वो भी ऐसी एग्जाम में कि जो नेगेटिव नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सब्जेक्ट्स वाइज वेटेज भी फिक्स है कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स में से हम कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछेंगे। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, 5-6 साल की पढ़ाई में अगर 6 से 7 सब्जेक्ट्स भी बच्चे को अच्छे से आता है तो ये एग्जाम में 300 आउट ऑफ 150 मिनिमम ला पाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक का जो रिजल्ट है, 2002 से लेके अभी तक जो एग्जाम ये एफएमजी लिए जा रहे हैं, उसमें मिनिमम रिजल्ट 8% आया और मैक्सिमम 32%। अब आप बोलेंगे, आप बोल रहे थे कि बहुत इजी एग्जाम है तो इतना खराब रिजल्ट क्यों? उतना खराब रिजल्ट इसलिए है क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ही नहीं है, बुक्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दिया जा रहा है। या बच्चा अपने शौक के लिए गया है, अपने पेरेंट्स के फोर्स की वजह से गया है, अपने इंटरेस्ट की वजह से गया नहीं है। साथ में लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले से पढ़ाई नहीं की है, प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं की है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन इतनी इजी एग्जाम होने के बावजूद भी पास नहीं होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो संस्था ओमेजुको ने लास्ट 21 साल में मोर देन 800 डॉक्टर्स बना चुकी है एब्रॉड में, और हमारा अभी तक का जो रिजल्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें मिनिमम अभी तक का 90% रिजल्ट आया और मैक्सिमम 94% फर्स्ट ट्रायल में। इतना ही नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कि जिनके 300 में से 200 प्लस मार्क्स आए। आप लास्ट 5 साल का जो एफएमजी का रिजल्ट है वो डाउनलोड कीजिए स्टेट वाइज गुजरात में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं, यानी कि डबल सेंचुरी वाले। तो ये वर्ल्ड की इजीएस्ट एग्जाम है। इतना ही नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में मोर देन 49 स्टूडेंट्स यूएस असेंबली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब कुछ क्लियर करके यूएसए में सेटल डाउन है ड्यूरिंग स्टडी ही। सो ये सारी चीज़ें क्यों हो पाती है वो आपको आगे समझ में आएगा। यूएस असेंबली के अलावा प्लैब जैसी एग्जाम है, ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम है, गल्फ कंट्री की जो एग्जामें आती है वो भी हमारे स्टूडेंट्स क्रैक करके जो है एब्रॉड में पीजी कर रहे हैं या तो सेटल डाउन हो चुके हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के डेटा हमारी वेबसाइट पे आप देख सकेंगे कि सिर्फ एफएमजी एग्जाम ही नहीं, दुनिया की सारी एग्जाम्स ये क्रैक कर चुके हैं, और एज ए डॉक्टर इवन पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में करके कंप्लीट करके खुद की हॉस्पिटल्स लेके भी बैठे हुए हैं। नाउ कैसे कोई कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री की बात करें तो सबसे पहले ये जानिए कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी कितनी है। पॉपुलेशन वाइज छोटा, कम पॉपुलेशन होगी तो बच्चों की सेफ्टी, लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, मेडिकल फील्ड में कुछ किया होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे देश है जिसका मेडिकल फील्ड में कोई योगदान ही नहीं है, वहाँ पे इवन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए और हमारे साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ऐसे पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी। जिस सिटी में कॉलेज हो वो सिटी टूरिस्ट प्लेस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखिए, छोटा सिटी होगा तो बच्चे का टाइम जो ट्रैवलिंग में बिगड़ता है वो वेस्ट नहीं होगा। पॉपुलेशन, देन इसके बाद पॉइंट आता है वो है यूनिवर्सिटी का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में। देखिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, कितने डिपार्टमेंट है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, एग्जाम्स कैसे लेते हैं, वो हर चीज़ हमें चेक करनी चाहिए। कितने प्रोफेसर, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरी, बुक्स, मेथड, वो चेक करने के बाद हमें एडमिशन का सोचना चाहिए। और ये सारी चीज़ें एमबीबीएस एब्रॉड की जो मैंने बताई कि जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी ही चाहिए, वो लेने के बाद आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। अब क्रॉस चेक कैसे करें, तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए यूनिवर्सिटी की, एम्बेसी की। हर देश की एम्बेसी भारत देश में है, भारत देश की एम्बेसी जो है वो उनके देश में होती है, उनसे संपर्क साधिए। इंटरनेट इज़ द मेन, चैट जीटीपी है, गूगल है, उस पर सर्च आउट कीजिए। उस यूनिवर्सिटी के पास हुए डॉक्टर को एक बार रूबरू ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। और जो अभी पढ़ रहे वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी कांटेक्ट करना चाहिए, और इस साल जो जाने वाले हैं वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डमी बनाया जाता है, फ़ोन पे नहीं, 1 to 1 मिलना
प्रीफर कीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द कैरियर ऑफ स्टूडेंट। तो आपके बच्चे के कैरियर की बात है तो ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई ज़रूर से करनी चाहिए। और एनएमसी गाइडलाइन, एनएमसी भी बार बार कहता है, देखिए जब प्यास लगे तब हमें कुआं नहीं खोदना चाहिए। हमें जाना हो या ना जाना हो, हम पासपोर्ट बना के रेडी रखें, क्योंकि पासपोर्ट में भी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स को पासपोर्ट अपना रेडी रखना चाहिए। देखिए हम इंडिया में जब एडमिशन मिलता है ना हमें, तो हमें लगता है कि भी इंडिया का एजुकेशन है ना महान है, बट क्या है वो तो आपको और मुझे पता ही, और इस सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि भी हम एब्रोड स्टडी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत ये समझते हैं कि भाई वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, कभी भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए गाइडलाइन है, कोई भी मार्क्स के साथ कोई भी कंट्री में नहीं पहुंच पाओगे। ये कंट्री के नाम है, 12th में बहुत सारी कंट्रीज में 60 अबोव परसेंटेज चाहिए। नीट में तो ऑफ कोर्स क्वालिफाइड मार्क्स ही चाहिए। और इंटरव्यू ज़्यादातर कॉलेजेस जो है, देश है, वो बच्चों की टेस्ट लेती है और जानते हैं कि भी इनको इंग्लिश आता है या नहीं, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज है या नहीं, और फिर उसके बाद ही उसको एडमिशन मिलता है। डेडलाइन भी होती है। देखिए हमारी क्या सिस्टम होती है कि हम ज़्यादातर ये करते हैं कि भी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, फिर दूसरे राज्य में जाएंगे, दूसरे राज्य में नहीं मिला तो एब्रोड का सोचेंगे। लेकिन तब तक ज़्यादातर अच्छी कंट्रीज़ होती है, उसकी जो एडमिशन प्रोसेस की जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट डेट होती है, वो चली जाती है। तो आपको अच्छी कंट्रीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि पैरेलली इंडिया में आपको एडमिशन लेना है, एब्रोड में लेना है, दोनों की प्रोसेस पैरेलली चलनी चाहिए, पैरेलली आपको करना चाहिए, ताकि आपको अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो मिले। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग फेज में कोई भी पैसे लगते नहीं हैं, कोई भी कंट्रीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि एनएमसी की गाइडलाइन एमबीबीएस एब्रोड के लिए क्या है, कौन से 6 पॉइंट को सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करनी है। गाइडलाइन दी कि भाई हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ एग्जाम्स भी होती है, और साथ में ये भी बताया कि डेडलाइन भी होती है। अब मैं आपको है ना एमबीबीएस एब्रोड की कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ पे क्या एजुकेशन सिस्टम है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हो रहे थे, जो आगे मैंने डिस्कस किए, उसके आंसर मिल पाए। तो आइए जानते हैं एमबीबीएस बेलारूस के बारे में सबसे पहले। और एमबीबीएस बेलारूस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ग्रोदनो स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं भी बता दूं कि यहाँ से ही मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, और मेरे जैसे 800 डॉक्टर्स इंडिया में से बन के आ चुके हैं, और उसके नंबर्स भी आगे मैं बताऊंगा कि वो ऑलरेडी पीजी तक पहुँच चुके, पीजी भी क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एमबीबीएस बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस देश, नाम ही नहीं सुना ऐसा बोलेंगे आप। तो देखिए ये छोटा सा देश है, सेंटर ऑफ यूरोप में जो देख रहे हैं आप। ऊपर की तरफ रशिया है, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड है, नीचे की तरफ यूक्रेन है, और सेंटर ऑफ यूरोप, यूरोप का जो खंड है उसका एक सेंटर है, यानी कि वो बेलारूस है। लैंडलॉक कंट्री है। ये जो देश है उसका पॉपुलेशन है ना वो 10 मिलियन ही है, 99.9 लिटरेसी रेट है, और टोटल 4 मेडिकल कॉलेजेस है, 5 राज्य है, एक एक राज्य में एक एक मेडिकल कॉलेजेस है, और 1 रूबल इज इक्वल टू इंडिया के 30 जो रुपीस होते हैं वो है। बेलारूसियन एंड रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बेलारूस के बारे में अगर और बात करूं मैं आपको, तो एक पोलाइट, शांत, छोटा सा देश है। उसको वाइट बेलारूस यानी कि वाइट ब्यूटी भी कहते हैं, उसका मीनिंग ये होता है। आगे बात करें तो बेलारूस जो है वो मिडल ऑफ यूरोप में सिचुएटेड है। वाइट रशिया भी कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री है। 40% लैंड जो है वो नेचुरल एसेट से भरा पड़ा हुआ है, यानी पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स मेडिकल फील्ड में भी आगे है, अर्थक्वेक के सेफ जोन में है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्किन हेड प्रॉब्लम्स बच्चों को आज तक नहीं हुई है, इंडियन लोगों को पसंद कर रहे हैं, इंडिया के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं, 6:1 सेक्स रेशियो यानी कि 6 लड़कियों के ऊपर एक लड़का है वहाँ पे, और लास्ट 30 ईयर से हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं उनके साथ, और उनकी एम्बेसी भारत देश में दिल्ली और मुंबई में है, और हमारी जो एम्बेसी है वो उनके कंट्री के मिन्स कैपिटल में, यानी कि मिन्स जो कैपिटल है वहाँ पे लोकेटेड है। 4 सीजन होती है, विंटर, समर, मॉनसून एंड ऑटम। ऑफ कोर्स विंटर में -डिग्री में ऑल ओवर यूरोप में टेम्परेचर जाता है, लेकिन विंटर की वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज एसी की सिस्टम होती है, यानी कि वॉशरूम हो, बाथरूम हो, लेक्चर रूम हो, हॉस्टल का रूम हो, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम वहाँ पे सेट की होती है। समर में 25 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। और आइए सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो से बेलारूस कंट्री को देखते हैं।
उसकी खूबसूरती देखने के बाद आइए जानते हैं ग्रोदनो स्टेट एंड ग्रोदनो स्टेट के अंदर आया हुआ ग्रोदनो सिटी। ग्रोदनो सिटी जो है वो पोलैंड की बॉर्डर पे लोकेटेड है, यहाँ पे पोलैंड की बॉर्डर पे, यानी कि रशिया और यूक्रेन जो है उससे काफ़ी दूर है। बहुत छोटा सा शहर, हिस्टोरिक प्लेस है। 10 लाख जितनी अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन है इस शहर की। और ये जो पूरा स्टेट है उसमें बहुत सारे टाउन, डिस्ट्रिक्ट, 14 तो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि स्टेट के अंदर में आता है। ये जो सिटी है वो एक हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो हिटलर साहब थे वो वापस गए थे। बहुत सारे चर्च है, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है। ये जो शहर है वो 900 साल से पुराना शहर है। इस सिटी के अंदर टोटल 12 कॉलेजेस और 4 यूनिवर्सिटी, एट ए टाइम 52,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं डिफरेंट 50 कंट्री से। तो ये एक एजुकेशन का हब है। आइए ग्रोदनो सिटी की ब्यूटी को एक छोटे से वीडियो से देखते हैं। सिटी को देख लिया। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि बेलारूस और ग्रोदनो का नाम हमने नहीं सुना है, लेकिन गुजरात का जो कैपिटल गांधीनगर है उसका डेवलपमेंट ग्रोदनो सिटी की तरह हुआ है। ग्रोदनो सिटी के अंदर जो अजोत करके केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे भारत के मोर देन 2000 लोग काम कर रहे हैं, और गुजरात के अंदर अंकलेश्वर के अंदर जितनी भी केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पे बेलारूस से मिनिमम 2000 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट है जो आपको नेट पे जरूर से सर्च करने चाहिए। आइए जानते हैं ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो 65 ईयर ओल्ड वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, यानी कि ट्रस्ट और प्राइवेट कॉलेज नहीं है। WHO NMC मान्य है। बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन का अवार्ड उनको तैनात किया गया है, मिला हुआ है। टोटल 52 हॉस्पिटल्स है इस कैंपस में, 58 डिपार्टमेंट्स है। 1992 से इंग्लिश मीडियम में ये लोग पढ़ा रहे हैं। 50 इयर्स में 18,000 से ज़्यादा लोगों को ग्रेजुएट कर चुके हैं। एंटायर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? 52 हॉस्पिटल, 58 डिपार्टमेंट, 3 रिसर्च सेंटर्स, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर्स, 16 क्लिनिक्स, 8 एकेडमिक बिल्डिंग, 5 हॉस्टल, 5 जिम, 4 ऑडिटोरियम और कैंटीन। ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा संचालित 100% है। ये यूनिवर्सिटी जो है उसका बेलारूस में रैंकिंग फर्स्ट है, यूरोप में 17th और वर्ल्ड रैंकिंग में 723। भारत देश की टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट भी 1000 के अंदर नहीं आती है। मैं चाहूँगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इनके डिफरेंट रैंकिंग और मैनेजमेंट में यूरोप में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कैसे हुई वो ज़रूर से जानना चाहिए। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 21 कंट्री की 99 साइंटिफिक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के साथ ऑफिशियल टाई अप। यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स जो वो इस कंट्री में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में सिर्फ आप MBBS ही नहीं, अंडर ग्रेजुएशन नहीं, आप रेसिडेंसी भी कर सकते हैं डिफरेंट 29 में स्पेशलिटी में, और PhD तक भी अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि MD MS से लेके आप MCH यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन तक की पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों के लिए जो अभ्यास होता है वो टोटल 6 साल का होता है। 5 साल का अभ्यास होता है और 1 साल की इंटर्नशिप। उसमें आपको 13,000 घंटे पढ़ाए जाते हैं। 360 क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही होती है। उसके बहुत बड़े फायदे पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं। 59 सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स की फाइनल एग्जाम टोटल 6 साल में ली जाती है, वो 42 है। इंटरमीडिएट एग्जाम 256 ली जाती है,
और 3 सब्जेक्ट्स की लाइसेंस एग्जाम्स होती है जो फाइनल एग्जाम होती है, और उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं लाइसेंस भी मिलता है एज पर द एनएमसी, और उस लाइसेंस की मदद से आप उस कंट्री में जॉब काम एज अ डॉक्टर भी काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे से। ड्यूरेशन वहाँ का 5+1 है, यानी कि 5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप एज पर द एनएमसी गाइडलाइन जो चाहिए उनको वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। स्टडी वहाँ पे फर्स्ट डे से लेके लास्ट, फर्स्ट एग्जाम से लेके लास्ट एग्जाम, हर एक इंस्ट्रक्शंस, बाथरूम में लगे इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में है सिंस लास्ट 1992 से। ये 13,000 जो घंटे पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसका लिस्ट है सेमेस्टर वाइज। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, कि 6 महीने का एक सेमेस्टर, टोटल 12 सेमेस्टर का अभ्यासक्रम होता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स में कितने आवर्स पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं। जो इंडिया की कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, बट अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ का 9,000 आवर्स हो रहा है और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 13,000 घंटे पढ़ाया जाता है। सबसे शॉकिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा वहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके साथ, वो ये है कि वहाँ के क्लासरूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि पर्सनलाइज ट्यूशन जैसा माहौल बच्चों को मिलता है। 80% मेहनत जो है ना स्टूडेंट्स को टीचर करवा देता है, और 20% मेहनत ही स्टूडेंट्स को अपने आप से करनी होती है, क्योंकि एक क्लासरूम में जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 12 है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बेलारूस देश एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिकों के लिए पहले स्टैंडर्ड से लेके PhD तक सब कुछ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे बेलारूस के अंदर बेलारूस के जो नागरिक होते हैं उनको कोई भी फीस पे करनी नहीं होती, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस नहीं है, बच्चों को बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती है। बेलारूस देश में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम करप्शन फ्री है। जैसे हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ सिस्टम में वहाँ के नागरिकों को सर्दी खांसी से लेके किडनी ट्रांसप्लांट कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेलारूस देश एक लौता देश है जहाँ पे एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं है, ऐसी कोई प्राइवेट हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, ना एजुकेशन। इसलिए इंडियन बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको ट्रू ट्रांसपेरेंट करप्शन फ्री वातावरण मिलता है, और वहाँ का जो टीचर है वो एक ही जगह पाया जाएगा, यानी कि क्लासरूम में, हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट प्रैक्टिस उनको अलाउ नहीं है। सब कुछ गवर्नमेंट का होने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन होने की ना वजह से हमारे जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सिर्फ उनको थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, लेकिन साथ में जो है वो टेक्निकल नॉलेज, यानी कि CT स्कैन, MRI, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, सोनोग्राफी जैसे इक्विपमेंट नॉलेज है, जो भारत देश की प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ एक इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं होती है। जहाँ पे ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, इस वजह से बच्चों को थियरी प्रैक्टिकल के साथ टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है, जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पॉसिबल नहीं होता है। एक मात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे से बच्चों को कंपलसरी हॉस्पिटल्स विजिट होती है। एक मात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक मात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग के काम भी साथ में फर्स्ट डे से सिखाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो बहुत डीप और अच्छा मिलता है, और इसी वजह से इस इंस्टीट्यूट से पास हुए मोर देन 800 डॉक्टर पूरी दुनिया की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजीएस्ट से इजीएस्ट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूरोप का सबसे बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर है। अब ये जो स्टिमुलेशन सेंटर है वो एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे रोबोट्स जैसे सोनोग्राफी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस को पहले दिन से सीखने के लिए 24/7 ये स्टिमुलेशन सेंटर ओपन रहता है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी ये सारी चीज़ें रोबोट से, ऑटोमेटिक सिस्टम से, AI सिस्टम से सीख सकता है, जो भारत देश में इतना बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर एक भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, और गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं है। और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए MBBS खत्म होने के बाद यूजुअली डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं और कहीं और सीखने जाना पड़ता है, जो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चे पहले दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस के बिना ये स्टिमुलेशन सेंटर का यूज़ करके सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एंटायर 6 साल 5+1 का कोर्स है, 13,000 घंटे जो पढ़ाते हैं और 59 सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब वो पढ़ाने वाला टीचर्स कौन है?
वो पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको इस सेशन में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी विजिट करवाऊँ। आप कोई भी कंट्री में MBBS एब्रॉड कहीं पे भी करना जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से विजिट करनी चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल में GRSMU.by टाइप कर देंगे, ऐसे एक पूरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो है वो रशियन, इंग्लिश और बेलारूसियन तीनों भाषा में अवेलेबल है। और यहाँ पे पहला टैब है यूनिवर्सिटी के बारे में। और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम जानें कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हमें जानना है और एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ना होता है, जो आप देख रहे हैं सारे स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखिए कि कोई भी एक डिपार्टमेंट है वो चूज कर लीजिए और ओपन कीजिए, ठीक है। आप जैसे ही वो डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका फोटो है, उस डिपार्टमेंट का पूरा एड्रेस, नाम, नंबर। यहाँ पे देखिए उस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, जहाँ पे हिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कौन से साल में हुई, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। एकेडमिक स्टाफ के बारे में, यानी कि यहाँ पे बच्चे को जब पढ़ने जाना होता है तो कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, है ना, कौन से टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप कोई भी एक टीचर के प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वो टीचर का एक्सपीरियंस का क्या है, उसने कहाँ से पढ़ाई की, कितने बच्चों को पढ़ाया है, और उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन एक्टिविटीज़ करके टैब है, उसको प्रेस कीजिए। तो कब पढ़ना है इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए क्या शेड्यूल क्या है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में क्लिनिकल एक्टिविटीज़, रिसर्च वर्क क्या क्या होता है वो देख सकते हैं आप। यस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कोई भी टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है तो आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो सकता है और वो कौन से प्रोफेसर के, टीचर्स के अंडर में हो सकता है, वो जान सकते हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और पहले दिन से रिसर्च वर्क में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एक और डिपार्टमेंट अगर हम विजिट करें तो वहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी है, उसमें क्या क्या हो सकता है। देन आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक्टिविटीज़, आपको कोई लेक्चर्स डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स का इस वेबसाइट से अभी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जानना है कि भाई मुझे बच्चों की जो बीमारियां होती है उसमें क्या थियरी पढ़ाया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, कितने घंटे पढ़ाया जाए, वो सब कुछ कोई भी जाके अभी वेबसाइट पे चेक कर सकता है। और यही NMC की डिमांड है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ तो ये सारी चीज़ें जो NMC के गैजेट में लिखी हुई है वो सब कुछ उनकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए। और 90% कॉलेजेस की वेबसाइट जहाँ पे इंडियंस जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टैब में जाइए और वर्चुअल टूर में जाइए तो देखिए आप 3D में पूरा चीज़ जो है वो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है वो कैसे दिखती है, और जैसे ही आप जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है आपको तो आप ये टेस्ट कीजिए तो आप अंदर का पार्ट देख सकते हैं कि अंदर का रिसेप्शन क्या है। रिसेप्शन यानी कि एंट्री कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कार्ड होता है, उसके बेस पे एंट्री होती है। फिर और आप आगे देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस रूम अगर देखना है आपको तो आप वो कॉन्फ्रेंस रूम यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। देन आपको फॉर एग्जांपल असेंबली हॉल देखना है तो असेंबली हॉल यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं 3D में घर पे बैठे ही। इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट देखना है तो वो देख सकते हैं आपकी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्या है। रीडिंग रूम, लाइब्रेरी देखनी है आपको तो लाइब्रेरी उनके पास 4 है टोटल, तो वो लाइब्रेरी देख सकते हैं। कंप्यूटर रूम, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी है उनके पास डिफरेंट 3, वो देखनी है तो आप वो 3D में घर पे बैठ के देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हॉल देखना है तो वो भी आप इंडोर जो है वो उनका 3D में देख सकते हैं। देन कैंटीन देखनी है जो यूनिवर्सिटी की है, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, वो आप 3D में व्यू में देख सकते हैं। देन आपको म्यूजियम हिस्ट्री ऑफ GRSMU, क्योंकि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कॉन्फ्रेंस रूम उनके पास डिफरेंट है, वो कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, लेक्चर रूम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें, वो सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल का रूम देखना है आपको, हॉस्पिटल्स देखनी है, जैसे हॉस्टल नंबर 2 जहाँ पे हमारे सभी बच्चे रहते हैं
वो आपको घर पे बैठे दिखना है तो आप पूरा देख सकते हैं। और यहाँ से ही सामने की तरफ, यानी कि ये रास्ता है बीच में, यहाँ के सामने की तरफ है, वहाँ पे हॉस्टल के जस्ट सामने ही मेडिकल स्टोर, बैंक, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये 5 फ्लोर की पूरी हॉस्टल है, फ्लैट टाइप। और उसके आपको रूम देखने हैं कि भाई रूम कैसे दिखते हैं, तो ये गवर्नमेंट की है और ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा हॉस्टल के पार्ट में। लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जिसके पास है वो दिखाएगा। ऐसी एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ पे ये सारी चीज़ आप घर पे बैठे हर चीज़ देख सकते हो। जैसे स्टिमुलेशन सेंटर, तो ये एनेस्थेसिया देने का है, तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सीखते हैं कि भाई एनेस्थेसिया कैसे देना है, और लाइवली सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। रियल पेशेंट के ऊपर तो है ही, लेकिन जैसे पेडियाट्रिक्स, बच्चों के ऊपर करना है काम। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सिचुएशंस होती है जो बहुत रेयरली आती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, और वो पढ़ाई सिर्फ करना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन में रखना। एआई मॉड्यूल से बना हुआ सारा कंप्यूटर रोबोटिक सिस्टम है कि भाई हार्ट अटैक आया किसी को, तो वो लोग आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया कि भाई इनका ये प्रॉब्लम आ रहा है डिलीवरी में, तो मुझे वो काम करना है इसके ऊपर, और वो रोबोट मुझे बताएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, और मुझे मार्क्स भी देगा। तो इस तरीके से पूरा आप सब कुछ चीज़ें घर पे बैठते ही देख सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी है, म्यूजियम है, लेक्चर रूम है सारे, ये लेक्चर रूम है डिफरेंट डिफरेंट। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा लिस्ट है, जिसके ऊपर आप जाके सब स्टडी बिल्डिंग है, तो इतने बड़े बड़े हॉल्स है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप और सब कुछ होता रहता है। द मेन थिंग इज दैट कि ये जो वेबसाइट है ना, वो 32,000 पेज की है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर से विजिट करना चाहिए और फिर उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। नाउ देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लाइब्रेरी, तो मैं चाहूँगा कि आप लाइब्रेरी के अंदर जाएँ, और लाइब्रेरी के अंदर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट भाषा में है, तो इंग्लिश कर दीजिए। और इंग्लिश करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये लोगों का जुड़ाव है। यहाँ पे अगर आपने लॉगिन कर लिया, स्टूडेंट्स आईडी पासवर्ड डाल दिया, आप हर एक आर्टिकल, दुनिया में जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं, ये लोग जितना लेक्चर्स लेते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग अवेलेबल इन इंग्लिश। एनाटॉमी की कितनी बुक्स अवेलेबल है, कौन से ऑथर की है, केमिस्ट्री की, फिजियोलॉजी की, फार्मा मेडिसिन, हर एक चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे 100% आप ट्रस्ट कर पाओगे। और सिंपल थिंग इज दैट कि पूरी दुनिया से बच्चा जुड़ा रहेगा, उनको हर एक जगह से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, विचुअल एग्जीबिशन हो रहा है कोई, या फिर कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एवरीवेयर। मेडिकल डिक्शनरी यहाँ पे अवेलेबल है। सो एजुकेशन रिसोर्सेज, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हर जगह पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में बताऊंगा, बच्चों को एक भी बुक खरीदनी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है। देखिए यहाँ पे एक एजुकेशन पोर्टल है, वहाँ पे चले जाओ। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो एजुकेशन पोर्टल में एक स्टूडेंट्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने वो डाल दिया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो मेरे पास है, तो आपको आपके बेटे का, आपकी बेटी का डेली क्या रिजल्ट्स आ रहा है, डेली क्या मार्क्स आ रहे हैं, टीचर का क्या कमेंट है, वो कितना कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, आप इंडिया में बैठे बैठे घर पे चेक कर पाएंगे। प्लस बच्चा जो है यहाँ पे आगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में कब कौन सा लेक्चर है, वो लेक्चर डाउनलोड करना है, उसको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, टीचर को कोई क्वेश्चंस पूछना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। पेरेंट्स रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना ग्राफ देख सकते हैं, साल में कितनी प्रोग्रेस हुई, टीचर्स के कमेंट एंड एवरीथिंग। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए भारत देश के साथ, अन्य इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा ये सारे टैब्स भी आपको ज़रूर से विजिट करने चाहिए। कैंपस एंड सिटी के बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस है। रिसर्च एंड इनोवेशन की पूरी एक सेपरेटली बॉडी है कि यानी कि बच्चा पहले दिन से रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ सकता है। उसके आर्टिकल्स देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो कहाँ से आया, मैनेजमेंट में कैसा रैंकिंग है, यहाँ से आप उनकी फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट उनका सिलेबस, एनएमसी गाइडलाइन, सब कुछ, एवरीथिंग इज विजिबल हियर, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ज़रूर से इसको डिटेल में डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ साथ में स्टूडेंट्स को जो है वो वर्ल्ड मेडिकल स्कूल की जो डिक्शनरी है, उस पर भी जिस देश में पढ़ने जा रहे हो, जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो आप, वहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, तो यहाँ पे सर्च में जाइए, और सर्च में जाने के बाद आपको
अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता दैट्स फाइन, आप सिर्फ यहाँ पे और कंट्री का नाम भी लिख देंगे या कंट्री का वो कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बेलारूस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च दबा दिया, तो देखिए बेलारूस के अंदर ये 4 मेडिकल कॉलेजेस है जो इसके लिस्ट में आ रही है। तो मैं ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्कूल्स की डिटेल आपको जानने को मिलेगी कि भाई स्कूल की जो डिटेल है वो स्कूल की डिटेल्स जो है वो जानने को मिलेगी, कब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई, करंटली वर्किंग है या नहीं, नाम क्या था उसका पहले, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उनका, कौन सी भाषा में उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एडमिशन लेना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कि भाई प्रोग्राम का नाम जनरल मेडिसिन है और करिकुलम लास्ट रिवाइज कब किया था उन्होंने, कितने साल का कोर्स है, कौन कौन सी भाषा में वो पढ़ाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इंग्लिश लिखा ही नहीं है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना ही नहीं चाहिए। यस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम नेम जनरल मेडिसिन इन इंग्लिश, ये सेपरेटली उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2002 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, 6 साल का कोर्स है और यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको चेक करनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इन फ्यूचर यूके, कनाडा, यूएसए जैसी एग्ज़ाम्स दे के वहाँ सेटल डाउन होना है तो यहाँ पे उनका वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर है उनके पोर्टल पे, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड होंगे बिफोर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वर्ल्ड मेडिकल स्कूल डिक्शनरी ऑल्सो। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज बच्चों के एब्सेंट प्रेजेंस रिपोर्ट से लेके हर चीज़ आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हमने देखा। एवरी 6 मंथ में एक बार यूनिवर्सिटी के डीन, वाइस डीन, अथॉरिटी जो है वो इंडिया में बैठे हुए पेरेंट्स के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से उनका प्रोग्रेस, उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो शेयर करते हैं कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। हर साल लास्ट 16 साल से कोई ना कोई 2 रिप्रेजेंटेटिव भारत देश में आते हैं लास्ट 16 साल से, और जैसे इस साल वाइस रेक्टर और वाइस डीन जो है वो आने वाले हैं जुलाई मंथ में, और ये 16 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है। एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो 100% कैसे फॉलो हो रही है यूनिवर्सिटी ने अपने लेटर पैड पे लिख के जो है वो दिया हुआ है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हॉस्टल की बात करें, बच्चों को रहने के लिए 5 हॉस्टल है उनके पास, जिसमें हॉस्टल नंबर 2 में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2000 की कैपेसिटी है उस हॉस्टल की और सेंट्रली हीटेड है, फुल्ली फर्निश्ड दी जाती है, गवर्नमेंट की हॉस्टल है। और शायद आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ पे जो हॉस्टल होता है वो कंप्लीटली सीसीटीवी कैमरे के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के साथ, रात को 10 बजे के बाद बच्चा बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर होगा तो उनको पता चल जाएगा। ये सिस्टम है। प्लस आप देख रहे हैं कि भी एक छोटा रूम होता है उसमें 2 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, बड़ा रूम है उसमें 3, और हर एक चीज़ जो यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है वहाँ की इंस्टीट्यूट के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। $800 पर ईयर फीस है। इतनी फीस में इतनी 5 स्टार फैसिलिटीज आप सोचिए, इंक्लूडिंग लाइट बिल, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी, पानी का बिल, और 24/7 वहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है। वहाँ का जो किचन है उस किचन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टव और एक कपबोर्ड भी मिल जाता है, यानी कि बच्चे को कुछ चाय पानी नाश्ता बना के खाना है तो रात को वो यूज़ कर पाए। ये जो हॉस्टल है वो फ्लैट टाइप है, एक छोटा रूम, एक बड़ा रूम, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम और बालकनी के साथ, किचन के साथ अटैच रहता है। हॉस्टल में इसके साथ बच्चों का अगर कोई बेड खराब हो गया, लाइट चली गई, तो इलेक्ट्रिशियन एंड कारपेंटर भी अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सेप्ट दैट बच्चों को जिम या तो फिर कोई एक्टिविटीज करनी है उसके लिए एक्टिविटीज रूम और एक्सरसाइज रूम, हॉल भी अवेलेबल है। एवरी फ्लोर के ऊपर बच्चों को पढ़ने के लिए, अगर उनको रात भर भी पढ़ना है तो स्टडी रूम भी अवेलेबल है। लाइब्रेरी की बात करूं तो लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स के लिए है वो जहाँ पे यूरोप की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, टोटल 4 लाइब्रेरी है, 3 कंप्यूटर लाइब्रेरी है उनके पास, 4 लाख से ज़्यादा इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल है। और कोई भी बुक्स अगर बच्चों को नहीं चाहिए तो उनको एक एप्लीकेशन देनी है, यूनिवर्सिटी जो है वो गारंटी दे रही कि 1 महीने के अंदर वो बुक उनको ला के दी जाती है। यहाँ पे कोई भी बुक्स खरीदनी नहीं होती, बच्चों को हर साल जो बुक्स चाहिए, जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जाएंगे
तो उनको फर्स्ट ईयर की बुक्स दे दी जाएगी। जैसे आप कंप्लीट होगा वो रिटर्न करेंगे और सेकेंड ईयर की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। यानी कि जो लाखों रुपए का खर्चा होता है मेडिकल बुक्स के पीछे, वो यहाँ पे बच्चों का जीरो है। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के अंदर वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जो बच्चे यूज कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, साथ में स्पोर्ट एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट 22 इंडोर एंड आउटडोर बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। और ये एक्टिविटीज में अगर उनको ट्रेनर चाहिए कि मुझे सिखाया जाए, मुझे सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है, तो वो भी प्लेटफॉर्म ये लोग जो है वो स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पढ़ाई के साथ बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उनको प्राइज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। कल्चर एक्टिविटीज, भारत से दूर जाने की वजह से आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। दिवाली से लेके होली से लेके हर एक फेस्टिवल धाम धूम से मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे जो मेजर फेस्टिवल होती है जिसकी छुट्टी होती है, वहाँ पे वो भी छुट्टी आपको दी जाती है। वेकेशन जो है वो जनवरी में जब ठंड होती है तो विंटर वेकेशन 15 दिन का मिलता है। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पे ही घूमते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं। और अगर आपको इधर आना है तो ऑफकोर्स आ सकते हैं। जुलाई और अगस्त 2 महीने का वेकेशन होता है। जून एंड तक आपकी सारी एग्जाम कंप्लीट हो जाती है और जुलाई अगस्त में आप 2 महीने के लिए भारत देश में आ सकते हैं। डायरेक्टली फ्लाइट है मिन्स टू दिल्ली, दिल्ली टू मिन्स, बेलाविया एयरलाइन की, और जिसकी मदद से जो है वो आप आ सकते हो। 2 महीने अगर आपको इन कोर्स नहीं आना है, काफ़ी स्टूडेंट्स है जैसे 3rd ईयर 4th ईयर वाले, वो वापस नहीं आना चाहते हैं वेकेशन में यहाँ पे, तो वो आसपास की कंट्री में भी घूमने जा सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट सारे ओपन रहते हैं, आप वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो। हर साल वेकेशन में जब आप आते हो तब 1 महीने कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है, उसका एक लॉग दिया जाता है। यानी कि आपको 2 महीने का वेकेशन नहीं है, 1 ही महीने का एक्चुअल वेकेशन है। 1 महीने में आप यहाँ होंगे, यानी इंडिया वापस आओगे तो इंडिया में आपको दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट 2nd 3rd 4th 5th कि ये चीज़ें सीखने को सीख के लेके आनी है, यहाँ की प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में से आपको ट्रेनिंग लेनी है और लेके जाने, और उसकी ऑफ कोर्स आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे है तो आप वहाँ की हॉस्पिटल्स में ये सारी ट्रेनिंग लेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो है हमारी ओमेजुकोन परिवार में लास्ट 21 साल में विजिट कर चुके हैं, आप भी विजिट करने जा सकते हैं। अभी एडमिशन ले उससे पहले भी और उसके बाद भी, और वो सारा अरेंजमेंट हमारी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बिना लिए किया जाएगा। अभी तक यूनिवर्सिटी में से 18,500 स्टूडेंट्स जो है अप्रोक्सीमेटली पास आउट हो चुके डिफरेंट 53 कंट्रीज। उसमें से इंडियन स्टूडेंट्स यानी कि ओमेजुकोन स्टूडेंट्स की बात करूं तो 328 है, 178 अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और 217 एग्जाम एफएमजी क्लियर कर चुके हैं। नीट पीजी 173 स्टूडेंट्स नीट पीजी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उसमें से 59 नीट पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। 48 यूएसएमली जैसी डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करके वहाँ सेटल डाउन हो चुके हैं। यूके, जर्मनी, यानी कि अभी तक का हमारा जो पासिंग रेशियो है वो 100% है। जितने स्टूडेंट्स हर साल गए हैं उतने स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के वापस आए हैं। ना इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम, ना वीज़ा में, ना इमिग्रेशन में, ना इंटरमीडिएट एग्जाम में कोई भी, ना फाइनल एग्जाम में। बिकॉज ओमेजुकोन का काम ही है बच्चों का सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, बच्चा पीजी तक पहुंचे उनको पूरा सपोर्ट देना, उनको हेल्प करना। कैसे, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी तक जितने डॉक्टर्स हमारे अंडर में बन चुके हैं, जो अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन सभी के और उनके पेरेंट्स के अगर आपको कॉन्टेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकती है। आइए फीस स्ट्रक्चर जानते हैं इस कॉलेज का। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भी हर साल की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ट्यूशन फीस यानी कि कॉलेज की फ़ीस हर साल की जो है वो $5,000 है, $5,000, जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में यानी कि सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। यानी कि $2,500 आपको पे करना होगा, $2,500 पे करना होगा सितंबर, और $2,500 आप फरवरी में पे कर सकते हैं। हॉस्टल फीस हर साल की एवरी ईयर $800 है। हर साल आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना होता है, जहाँ पे बच्चों को बीमार हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें यूज़ होता है। $150 to $200 के बीच में, डिपेंड अपॉन द कंपनी, कौन सी कंपनी का आप लेते हैं। मेडिकल चेकअप हर साल होता है बच्चों का, जिसका कॉस्टिंग $75 to $100 डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट सिचुएशन, बट उससे ज़्यादा नहीं होता है। और हर साल वीज़ा एक्सटेंशन होता है, वीज़ा फीस एक्सटेंशन, एग्जिट वीज़ा, जिसमें $55 to $80 का खर्चा बच्चों का होता है। और ये सारी फीस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे चार्जेस पेरेंट्स डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बीच में कोई नहीं होता है। ये सारे चार्जेस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मेंशन है। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। जैसे ट्यूशन फ़ी, कॉलेज फ़ी है, उसमें कोई एग्जामिनेशन फ़ीस, ये फॉर्म की फ़ीस जो इंडिया में होता है, वैसा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सेम विद द हॉस्टल ऑल्सो, कि हॉस्टल में जैसे
वाटर बिल अलग से लिया, लाइट बिल अलग से लिया, कोई और अलग से चार्जेस लिए, वैसा नहीं होता। सो ये ऑफिशियल चार्जेस है जो आपको हर साल यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करने होते हैं। आइए टोटल खर्चा जानते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा होगा, सेकेंड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ, सिक्स्थ और टोटल। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलेज फीस ऐड कर दी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप आपका, रजिस्ट्रेशन और टू वे टिकट, हर साल की टू वे टिकट भी ऐड कर दी है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 6500 खर्चा बन रहा है हर साल का। डिवाइड इंटू 2 कर सकते हैं आप। और अगर टोटल देखा जाए तो आपका $40,000 जितना खर्चा हो रहा है। तो जो करंट रेट यूएसडी का चल रहा है, एज पर दैट आप पैकेज गिन सकते कितना होगा। और यहाँ पे देखिए तो सेमेस्टर वाइज भी मैंने लिख के दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि डिवाइड करते हैं फीस, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो खर्चा आपको गिनना है तो वो है बच्चे का खाने का, पॉकेट मनी। तो $150 to $200 पर मंथ गिन लीजिए आप। और ओम एजुकॉन का जो वन टाइम चार्ज यानी कि हमारा हर साल कोई चार्ज नहीं होता है, ये वन टाइम चार्ज है जिसमें हमारा सर्विस चार्ज 85,000 रुपीज़ है। यानी 85,000 रुपीज़ में हम आपको, बच्चे को और आपका एक परिवार की तरह हम रहेंगे 6 ईयर्स के लिए। यानी एक ही बार वन टाइम चार्ज लिया जाता है। और प्रोसेसिंग चार्ज यानी कि ऐसे खर्चे होते हैं जो पहली बार जब आप जाते हो तब आपको लगेंगे, तो उसके 1,60,000 हो रहे, जो भी आपको 3-4 महीने के इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने होते हैं बच्चा यहाँ से जाए। यानी कि ये टोटल 2.45, यानी ये टोटल गिन लीजिए आप, ये वाला गिन लीजिए और ये वाला, सब कुछ मिला के आपका टोटल खर्चा जो है ना वो 45 लाख, 40 to 45 लाख के बीच में होगा। अगर सिर्फ कॉलेज की फीस जो दुनिया एडवर्टाइजमेंट में देती है, हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, तो 30 लाख रुपए ही है जो आपको हर सेमेस्टर वाइज इंस्टॉलमेंट में देनी है। लेकिन ये सारे खर्चे के अलावा और कोई खर्चा यहाँ पे नहीं है। और कौन सा खर्चा जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया वो है आप शॉपिंग करोगे या कहीं पे घूमने जाओगे। यहाँ पे आपकी हर साल की एयर टिकट, हर साल के सारे खर्चे, हर महीने के फॉर एग्जांपल आपका जो पॉकेट मनी होता है, रिचार्ज होता है, या फिर खाने के जो पीछे खर्चा लगता है, वो सब कुछ गिन के, और ये एक साथ पे नहीं करना होता, सेमेस्टर वाइज आप पे कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग इज दैट कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली खर्चा गिने तो मिनिमम 40 लाख और मैक्सिमम 45 लाख रुपीज़ जितना खर्चा आपका होने वाला है। बेलारूस ग्रोजनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इंटेक होती है उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे। तो 80 स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक के लिए इस साल और 30 स्टूडेंट्स जनवरी इंटेक के लिए। 50 सितंबर लास्ट डेट है कि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाने चाहिए। 15 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है जहाँ पे बच्चा पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे, यानी कि फ्लाइट लेके वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट बैच यहाँ से फ्लाई होगी 25 अगस्त को, सेकेंड बैच 15 सितंबर को और थर्ड बैच 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे 25 to 30 स्टूडेंट्स की बैच होगी जो इसी डेट को फ्लाई करेगी। इवन जनवरी इनटेक का भी सारी डेट फिक्स है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट है। दुनिया में जहाँ पे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, कहीं पे 500 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, कहीं पे 1000 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई एक कॉलेज में कैपेसिटी होती है, एक नंबर होते हैं, फिक्स होते हैं। और वो एनएमसी ने अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन बाहर निकाल के बोला कि भाई उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो 2-2 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे क्लासरूम नहीं है। और आप भी समझिए कि अगर 200-300 स्टूडेंट्स या 400 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं तो वहाँ पे टीचर्स भी तो होने चाहिए ना, वो टीचर्स अच्छे से पढ़ाने वाले भी तो होने चाहिए। सिर्फ कहीं पे चले जाना, कहीं पे एडमिशन लेना, पैसे खर्च कर देना और पीस ऑफ पेपर यानी कि डिग्री लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप लास्ट 15-20 साल का निकाल दीजिए, बेलारूस में कोई भी इंस्टीट्यूट में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोई गए नहीं है, यानी कि दे आर द वेरी ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे ग्रोजनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये जो सीट के नंबर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं बहुत सारे फैक्टर के बेस पे, और वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उनका अप्रूवल लिया जाता है, और दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट जेन्युइन इंस्टीट्यूट। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं पहले कि भाई हमारा गुजरात में, अदर स्टेट में कहीं पे कुछ हो जाए, फिर उसके बाद पासपोर्ट निकालेंगे, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ओम एजुकॉन के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि जो सर्विस चार्ज 85,000 है वो, और डॉक्यूमेंट सिर्फ स्कैन देने होते हैं, ओरिजिनल नहीं देने होते। ओरिजिनल चाहिए होते सिर्फ वीज़ा के लिए, और वो भी 10 दिन के लिए। तो यानी आप दोनों साथ में चला सकते हैं, यानी कि आप गुजरात के लिए भी अप्लाई कीजिए, अपने राज्य के लिए, अदर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया के लिए, और साथ में यहाँ के भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं
अब इसमें जो 85,000 उसमें से सिर्फ 25,000 रुपीज़ कट किए जाएंगे, बाकी के सारे पैसे आपको आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, ये गारंटी रहती है हमारी। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि भी सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करे, वॉच करे, देखे मिल जाए कोई सीट तो ठीक है, लेकिन उसी वजह से क्या होता है कि आपको जो सीट वहाँ पे मिलने चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। अभी जैसे मेरा 26 एडमिशन तो हो चुके हैं, 2027 के 12 एडमिशन अभी कंफर्म है मेरे, और ऑफ कोर्स जनवरी इनटेक के भी कंफर्म एडमिशन है। सो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि दोनों पैरेलल चलना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसका भी आपको फायदा होगा। सो सिंपल थिंग इज दैट कि आपको टू वे से चलना चाहिए। यहाँ की एडमिशन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कीजिए, और यहाँ पे आपको अच्छी कॉलेज ना मिली या फिर फीस ज़्यादा है या फिर सीट नहीं मिली तो आपके पास एक ऑप्शन रेडी होगा कि जहाँ पे आप जा सके, और उसके लिए आपके बच्चे की तैयारी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2.5 से 3 महीने की प्रोसेस होती है और बच्चों को भी 2.5 से 3 महीना चाहिए मोरल साइकोलॉजिकल प्रिपेयर होने में। तो आज ही ऑफ कोर्स आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, होमवर्क करने के बाद, हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो अभी बन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सभी से मिलके डिसीजन लेना ज़रूर से चाहिए। लेकिन ये डेट्स आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग ये बात करेंगे आपको कि भाई यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर हो रहा है तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ये वॉर का जोन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला वॉर जोन है, ये वाला जो है ना वो वॉर जोन है। अब वहाँ से मोर देन 2000 किलोमीटर दूर है ग्रोदनो सिटी है, वो तो पोलैंड की बॉर्डर पे है, यहाँ पे है, और गोमेल यानी कि ये है यूक्रेन है, और वॉर जोन तो और नीचे है, रशिया ऊपर की तरफ है। सो वॉर जोन यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी कि दैट्स मोर देन 2000 किलोमीटर। इतने सालों से वॉर चल रही है, ना एक मिसाइल बेलारूस के ऊपर गिरी है, ना बेलारूस उसमें पार्टिसिपेट किया है, ना करेगा, क्योंकि इतना छोटा देश है। और ये बात बेलारूस के एम्बेसडर और ऑफ कोर्स बेलारूस के प्रेसिडेंट एंड हमारे हमारी जो एम्बेसी है उसके एम्बेसडर भी कह चुके हैं। सिंपल थिंग इज दैट कि बेलारूस ऑलवेज एक छोटा सा देश है, वो दूर ही रहेगा इन सब कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम से। इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैंने आप जो इन्फॉर्मेशन दी वो बेलारूस के बारे में। आइए कुछ और कंट्रीज के बारे में जहाँ पे आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। वैसे यूके इंग्लैंड के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, 25 से ज़्यादा कॉलेज है, लेकिन देखिए यहाँ पे इंग्लैंड के लिए आपको आइल्स देना ज़रूरी है, मोर देन 6 बैंड चाहिए। 12th में आपके 70% प्लस होने चाहिए, नीट क्वालिफाइड मार्क्स, और अप्रोक्सीमेटली खर्चा 2 CR जितना होगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम 6 से 8 महीने का है, यानी कि सितंबर इनटेक में तो आप जा ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, मलेशिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जो इंग्लिश मीडियम NMC की गाइडलाइन फॉलो कर रही है। वो बात करें तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं। 6 साल का कोर्स है, 5 साल का अभ्यासक्रम, 1 साल की इंटर्नशिप, जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में बताया। टोटल खर्चा अगर गिना जाए तो सब कुछ मिला के एजुकेशन का 80 प्लस 10 लाख यानी कि 90 लाख जितना आपका खर्चा वहाँ पे होगा, जो आप सेमेस्टर वाइज फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी 12th में आपके 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपको क्वालिफाइड एग्जाम वहाँ की देनी होगी। MBBS अगर आपको जर्मनी में करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करनी है आपको, तो आपको जर्मन लैंग्वेज A1 A2 B1 B2 करना होगा। आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में रह के भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं लैंग्वेज कोर्स की, और फिर उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, और आपका MBBS 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। सेकेंड, इंग्लिश मीडियम में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपका टोटल खर्चा अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 लाख के बीच में होगा। आपको वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, IELTS या TOEFL जैसी एग्जाम इंग्लिश की एक देनी होगी, प्लस 12th में आपके 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हंगेरी, लिथुआनिया, लैटविया, रोमानिया जैसे बहुत सारे यूरोपियन यूनियन देश है जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, जहाँ में कॉमन क्राइटेरिया वहाँ पे एडमिशन का ये है कि आप 12th में 70 प्लस मार्क्स, IELTS जैसी कोई भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू उनका जो होता है वो, और साथ में आपको टोटल खर्चा कोई भी इंस्टीट्यूट में अप्रॉक्सीमेटली जाए तो 70 लाख के आसपास होगा, इंक्लूडिंग इवन वर्सावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पोलैंड में है। वहाँ पे भी आप अपना MBBS के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी इंस्टीट्यूट ऐसी है जहाँ पे 100% NMC गाइडलाइन जो है वो फॉलो होती है। उनकी वेबसाइट आप विजिट करोगे, जैसे मैंने आपको GRSMU ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बताई,
वैसे अगर आप करोगे वेबसाइट तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फुलफिल 100% हो रही है। एमबीबीएस रशिया की बात करूँ तो देखिए, मैंने भी वॉर स्टार्ट हुई 2021 में, गाइडलाइन आई, उससे पहले मैंने भी मेरे स्टूडेंट्स भेजे हैं, वो अभी भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, कुछ लोग पीजी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से मैंने एक भी स्टूडेंट्स नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ आप ही समझिए, जहाँ पे युद्ध हो रहा हो उसकी इकोनॉमी, उसकी कंडीशन क्या होगी। दूसरी बात यह है कि एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करने वाले इंस्टीट्यूट बहुत कम है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में थर्ड ईयर के बाद वहाँ पे रशियन या तो फिर फाइनल एग्जाम रशियन में ली जाती है। एक्सेप्ट दैट बहुत अच्छे जो प्रोफेसर थे युद्ध की वजह से वापस चले गए। वहाँ पे जो महंगाई है बहुत जल्दी से बढ़ रही है, वहाँ के जो खर्चे थे वो बढ़ रहे हैं, और वो बट ऑब्वियस है। हम आजकल फेस करें कि हमारे देश में युद्ध नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है, इस वजह से हमें कितने प्रॉब्लम्स है। स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकली वो नहीं है। सो वो एनवायरनमेंट एक पढ़ाई का था पहले, वो अब नहीं रहा है, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि रशिया को आप अवॉइड ज़रूर से करें। साथ में ये भी बता दूं कि आपने बहुत सारी न्यूज़ अभी देखी होगी, मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर्स में से बिना वजह निकाला गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स लापता हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपलसरी पैसे की लालच देके उन्होंने युद्ध में भी लगाया है, जो आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखा होगा। सो रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहूँगा कि आप अच्छे से सोचें, और फिर उसके बाद ही आपको सोचना चाहिए कि आपको एमबीबीएस रशिया के लिए जाना है या नहीं। एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिसके बारे में अगर मेरा 7 साल पुराना वीडियो अगर आप देखें तो वहाँ पे भी मैं बता चुका था कि ये देश है, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। लेकिन 2021 के बाद जाना और ज़्यादा डेंजरस इसलिए क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन फुलफिल नहीं हो रही है, और किर्गिस्तान का पूरा एक लेटर निकाल के एनएमसी ने बताया कि यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। सेम विद द उज्बेकिस्तान, जो आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा। सिंपल थिंग इज दैट कि ऐसे देशों में एनएमसी की गाइडलाइन जहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, वहाँ जाओगे आप, ऑफकोर्स सस्ता शायद पढ़ाई हो जाए, लेकिन पढ़ाई सस्ती हो ही नहीं सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ भारत देश में भी आप अगर सेमी गवर्नमेंट में आपको एडमिशन मिलता है तो आप सोचिए 55 से 60 लाख रुपए फीस हो जाती है आपकी। नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर जॉर्जिया, जिसका मार्केटिंग ज्यादा होने की वजह से पॉपुलर है, अदरवाइज उस देश में हमारी एम्बेसी भी नहीं है। दूसरी बात जॉर्जिया के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ही सिटी जो 10 लाख की कम की पॉपुलेशन है, और उस सिटी में खुद की गवर्नमेंट की एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है, सब प्राइवेट है। और वो किसकी बनी हो, एक बार रिसर्च कीजिएगा, वेबसाइट विजिट कीजिएगा, जो 10 पेज से ज्यादा की वेबसाइट नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे जीरो है, लाइसेंस वहां पे लोकली नहीं दिया जाता, एनएमसी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। और सिंपल थिंग इज दैट मैं ये कहूंगा कि 2 साल 1 साल में एनएमसी इसके बारे में भी नोटिफिकेशन जारी करेगा ही। और एक सिटी जहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन हो, वहां पे 30-30, 40-40 मेडिकल प्राइवेट कॉलेज है जहां पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो जो भी जॉर्जिया जाना चाहता है उसको बहुत अच्छे से डीपली सोचना चाहिए। ज़्यादा फीस नहीं लगती है आना जाने में, यहाँ से आप 50-60 हज़ार की टिकट होती है, आप खुद अपनी आंखों से देख के आइए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स ही नहीं है उनके साथ अटैच, हॉस्टल्स प्राइवेट बनी हुई है, स्टडी रूम में बुक्स नहीं है, तो आप किस वजह से वहाँ पे जाना चाहते थे? आई डोंट नो। बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो ऐसे देशों में डेफिनेटली जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जो मैंने आगे सारे पॉइंट्स बताए वो नहीं है, एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, तो वहां पे डेफिनेटली मैं तो भेजने के लिए आपको रेडी नहीं रहूंगा। तो फिलीपाइंस का ऑलरेडी मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल, बहुत सारे लोग अभी भी भेज रहे हैं। देखिए वहां पे क्या करते थे वो लोग, 1.5 साल का बीएस का कोर्स करवाते हैं, और फिर उसके बाद 4 साल का कोर्स होता है वहां पे एमबीबीएस का, और एनएमसी की गाइडलाइन के मुताबिक वो वैलिड ही नहीं है। अब उन लोगों ने क्या किया कि वो चेंज कर दिया इंडियन के लिए कि ले चलो हम आप ऐसे पढ़ाएंगे। देखो एनएमसी ने कंप्लीटली बोला है कि उनके सिटीजन की तरह पढ़ाओ, उनके सिटीजन की तरह वहां का लाइसेंस दो। अब वहां के लोगों के लिए, जॉर्जिया के लोगों के लिए, ये सब देश जितने भी बताए मैंने, उनके लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमें क्या जॉब देंगे, वह हमें कैसे लाइसेंस देंगे? तो ऐसे देशों से डेफिनेटली, जैसे चाइना हो गया, फिलीपाइंस हो गया, जॉर्जिया होगा, मैं सिंपली चाहूंगा, बोलूंगा, बताऊंगा, बचे, नहीं जाना चाहिए। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एम्बेसी को कॉल करके पूछ लीजिए। फिलीपाइंस, चाइना जैसी एम्बेसीज ने भी लिख के भेजा है हमारी जो इंडियन एम्बेसी की, भाई आप मत आइए, फिर भी लोग गए हैं, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना करेंगे। तो फॉलो द गाइडलाइन और जाने, लोगों से पूछे।
बांग्लादेश और नेपाल के लोग पूछते हैं कि सर आप एडमिशन करवा देंगे, जाना चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो क्लियर कट मैंने स्टार्टिंग में बताया दिया आपको कैसे कंट्री सिटी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में ही बता दिया एनएमसी गाइडलाइन क्या है। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि भी क्या पॉइंट्स में ध्यान में रख के आपको सोचना चाहिए। तो आप ही बताइए, बांग्लादेश जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ कौमी रमखान होते रहते हैं, जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स है, सेम विद नेपाल ऑल्सो, तो वहाँ पे हमें बच्चों को क्यों और कौन सा इतना नज़दीक है। हम ये बोलते हैं नज़दीक है तो हमें थोड़ी डेली अप डाउन करना है, उतना ही टाइम लगता है। यानी कि बेलारूस जाओ फॉर एग्जांपल, यूरोपियन कोई भी देश, 6-7 घंटे में आप पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगता है। सो रिक्वेस्ट यू कि आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट करने में वो सोचना चाहिए। बांग्लादेश और नेपाल वालों को अगर सर्दी जुकाम होता है तो वो इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, और आप सोचो आप वहां पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार जरूर से सोचना चाहिए। और ये कंट्रीज नहीं है जहां पे मेडिकल पढ़ाई हो पाए। मैंने आपको अभी तक एमबीबीएस एब्रॉड की कुछ कंट्रीज के बारे में बताया, क्या ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके काफ़ी डाउट शॉर्ट आउट हुए होंगे। आगे जो भेजने वाले हैं, सिर्फ भेजने वाले नहीं होने चाहिए, कोई सामान नहीं है। ये बच्चों के कैरियर की बात है। मेडिकल स्टडी यानी कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, और उसमें आपको जो भेजने वाला है वो अर्जुन को जैसे कृष्ण भगवान सारथी मिले थे और अंत तक साथ में रहे, वैसे ओम एजुकोन का काम ये है कि सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, और वो बारिश वाले मेडक नहीं है कि वो छुप जाते फिर जैसे ही सीजन आती बाहर आते हैं। और हमारा जो काम है वो ये है कि बच्चों का एडमिशन से लेके जब तक वो पीजी तक ना पहुंचे तब तक उनको एंटायर जर्नी में सपोर्ट करना है। तो आइए मैं आगे बताता हूं आपको कि क्या क्या सर्विसेज हमारी बच्चों के लिए एमबीबीएस एब्रॉड के लिए रहती है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है, 85,000 रुपीज़, जिसमें से 20,000 रुपीज़ रिफंडेबल है टिल वीज़ा, आफ्टर दैट नॉट रिफंडेबल। और डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी जो मैं आगे बताऊंगा। आपका एक पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है और उसमें वो लाइफ टाइम रहता है। सबसे पहले हम एंटायर आपकी जो फैमिली होती है उसको पूरा काउंसलिंग करते हैं, कंट्री सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, प्लस एंटायर जो 2.5 महीने की प्रोसेस होती है उसके बारे में बताते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस कब कब होगी। पर्सनलाइज ग्रुप 24/7 जहाँ पे मैं, मेरी टीम और आप, आपके परिवार रहेंगे, जहाँ पे आपको एंटायर जर्नी के दरमियान कोई भी क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर करना, पासपोर्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स बेलारूस स्कैन कॉपी भेजना, वहाँ पे ट्रांसलेट होंगे, नोटरी होंगे, सबमिट होंगे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, डीन ऑफिस एंड ऑफ कोर्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। 1.5 महीने की एंटायर प्रोसेस के बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाएंगे। उसमें एक है एडमिशन लेटर जहाँ पे कंफर्म एडमिशन होगा आपका विद फीस स्ट्रक्चर कि क्या फीस आपको पे करनी होगी, वीज़ा लेटर एंड ऑफ कोर्स लोन अगर आपको लेनी है तो लोन का लेटर भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड होता है और फिर उसके बाद जो है वो हार्ड कॉपी में। देन उसके बाद होता है 12th की मार्कशीट अपोस्टाइल दिल्ली से की जाती है। आपकी वीज़ा फाइल हमारे द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है। देन आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाना, वीज़ा फाइल के लिए इंश्योरेंस खरीदना, एयर टिकट खरीदना, ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रोसेसिंग चार्ज मैंने बताया था उसमें से ही पे किया जाता है, जो वन टाइम होता है। नेक्स्ट टाइम से ये चार्जेस या तो फीस या फिर खर्चे नहीं होते। देन उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है। देन उसके बाद एयर टिकट जो है वो खरीदी जाती है फर्स्ट टाइम जर्नी के लिए। एयरपोर्ट और इमिग्रेशन और कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स की फाइल सेपरेटली आपको बना के दी जाती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे इंडिया में जब आप फ्लाई करने वाले और वहाँ पे जैसे लैंड करोगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ रहेंगे ताकि आप स्मूथली फ्लाई कर पाए और आपको वार्मली वेलकम कर पाए। ऐसी सारी सर्विसेज तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक्सक्लूसिव सर्विसेज ओम एजुकोन क्या प्रोवाइड करता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को। हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो निर्धारित डेट जो मैंने आगे दिखाई थी आपको, उसी डेट पे ग्रुप में फ्लाई करते हैं। यानी कि कोई भी 5 या 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं, मिनिमम 25 से 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप एक साथ फ्लाई करता है। फ्लाई करने से पहले पेरेंट्स की एक मीटिंग होती है जिसमें उनको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें उनको लेके जानी है, ट्रैवलिंग जर्नी कब रहेगी, वहाँ पे कौन उनको रिसीव करेगा, पहुँचने के बाद उनको क्या क्या चीज़ें करनी है। हर साल एक जनरल मीटिंग भी होती है जिसको ओम एजुकोन परिवार का ग्रांड गेट टुगेदर कहते हैं, जो जुलाई महीने में होता है। और उस मीटिंग के अंदर ऑफिशियल 2 पर्सन रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी के आते हैं, टीचर्स आते हैं, डीन, वाइस डीन या रेक्टर्स तक के लोग आते हैं। जैसे इस बार मैंने आगे बताया था आपको कि वाइस रेक्टर एंड वाइस डीन आने वाले हैं। हर 6 महीने में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मीटिंग होती है जूम पर, जहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा हर 3 महीने में एक ओम एजुकोन की मीटिंग पेरेंट्स स्टूडेंट्स की मेरे साथ होती है। लास्ट 16 साल से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी की
तरफ से यहाँ पे आता है। अगर वो पढ़ाते नहीं, ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता तो हर साल नहीं आते, वो हमें समझ में आता है। इतना ही नहीं, ये तो कॉमन है कि भाई यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई आए हर साल, लेकिन बेलारूस के जो एम्बेसडर है, जो दिल्ली में है, उनकी एम्बेसी, लास्ट 5 साल से वो रेगुलरली जो नए स्टूडेंट जाते हैं उनको और उनके पेरेंट्स को मिलने आते हैं, और उनके हाथों से ही बच्चों का सम्मान होता है, व्हाइट कोट सेरेमनी होती है, बच्चों को गिफ्ट, स्टेथोस्कोप एंड ऑफ कोर्स व्हाइट कोट पहनाया जाता है। एंटायर एजुकेशन प्रोसेस 6 साल की, प्लस अभी फर्स्ट टाइम जाने के लिए ट्रैवलिंग लिस्ट, पैकिंग, सारी चीज़ें बच्चों को पहले से हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट 17 साल से बच्चों को भेजने से पहले हम उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, जिसका नाम है प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप, जो 10 दिन के लिए ऑनलाइन और 10 दिन के लिए ऑफलाइन होता है, जहाँ पे बच्चों को मेडिकल सब्जेक्ट्स, 6 महीने का कोर्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ह्यूमन बॉडी की 12 सिस्टम, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, ताकि वहाँ पे जाके उनको कोई डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। साथ में इंग्लिश इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टडी टेक्निक, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, ये सारी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ जब जाएंगे बच्चे तब उनको 53 डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को कॉम्पीट करना है, और वहाँ पे हमारे बच्चे जो है ना, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते, थोड़े शाय होते हैं, उनको कम्युनिकेशन पुअर होता है। और कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज चाहे आप यहाँ पढ़ो चाहे एब्रोड में पढ़ो, आपको ये प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप ज़रूर से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वाइवा की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने, रिटन एग्जाम कैसे देनी है, ओलंपियाड, रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें कॉलेज लाइफ में कैसे आपका रिज्यूम स्ट्रांग बन सकता है, बिना कोई झिझक के, स्ट्रेस के, टेंशन के, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अब जो फील्ड में आप जाओगे वहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी गुजारनी है। सो स्पेशल लेक्चर्स लिए जाते हैं, स्पेशल टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्लासरूम में क्या, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, एटिक्वेट सिखाए जाएंगे, गेट सेट गो, कैसे आपको एमबीबीएस नहीं सिर्फ एमडी एमएस, आगे के पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री तक का प्लानिंग करना है, प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 2 पैर वाले इंसान का ही पढ़ना है ड्यूरिंग एमबीबीएस, और उस 2 पैर वाले इंसान की ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, एफएमजी हो या यूएसएमली हो या प्लैब हो या कॉलेज की हो। तो किस तरीके से आपको प्लानिंग के साथ कम आवर्स में अच्छे मेहनत करके ड्यूरिंग एमबीबीएस ही पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचना है। 20 कीज दी जाती है सक्सेस की, कैसे आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको कौन सी चीज़ें अभी वैकेशन के दौरान सीख लेनी चाहिए ताकि आप एमबीबीएस मेडिकल स्टडी के दरमियान अपना परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा कर पाए। कौन सी 20 चीज़ें हैं, आदतें हैं, खराब चीज़ है, उससे दूर रहना है कॉलेज लाइफ में। नॉलेज के साथ फन, यानी कि जो ऑफलाइन सेशन होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन, क्विज, बहुत सारे गेम्स खिलवाए जाते हैं बच्चों को ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़े, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। आज अगर मैं किसी भी बच्चों को बोलूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए 2 मिनट का, तो भी वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़, रियल बोन्स, रियल प्रिपरेशन, डिफरेंट 5 फैकल्टीज़ के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है, और जिसकी मदद से बच्चों का ऑल ओवर ग्रूमिंग होता है। इसके अलावा ऑफलाइन सेशन में हॉस्पिटल विजिट करवाना, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, ताकि उनको पता चले कि जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वो कितनी अच्छी फील्ड है, उसमें उनको इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़े ताकि वो और ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करे और रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए। प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप का एक मतलब ये भी है, क्योंकि पेरेंट्स को काफ़ी शक होता है कि भाई नीट में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो क्या एमबीबीएस में दे पाएंगे, लेकिन ये पास्ट है, फ्यूचर डिपेंड करेगा बच्चा कैसे मेहनत करेगा। लेकिन बच्चे को पता भी तो होना चाहिए कि मेहनत करनी कैसे है और ये फील्ड क्या है, ऑप्शंस कितने हैं, पीजी तक की जर्नी क्या है, कितने राइट टर्न है, कितने लेफ्ट टर्न है, और 100 केजी अगर उठाना है तो 200 केजी की हम प्रैक्टिस करवाते हैं इस सेशन में, ताकि बच्चा अपने आप को जान पाए कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं एमबीबीएस, और अगर कैपेबल होगा तो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करेंगे और पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करेंगे। एवरीडे कोई ना कोई कंपटीशन होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में, और एंड ऑफ द ऑनलाइन सेशन, एंड ऑफ द ऑफलाइन सेशन बच्चों को प्राइज और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप के बारे में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक दिए लास्ट 16 साल में, वो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन ये सेशन ज़रूर से आज ही रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। नेक्स्ट सर्विस होती है जहाँ पे बच्चों को एयरपोर्ट पे पिकअप किया जाता है। मिन्स्क कैपिटल से ग्रोदनो सिटी जो है वो 4 घंटे में पहुँचा जाता है।
बस के द्वारा बच्चों को पिकअप किया जाता है। पिकअप करने के बाद बस में ही बच्चों को सिम कार्ड दे दिए जाते हैं। वो सिम कार्ड यानी कि मोबाइल का जो नंबर है जो बच्चों का बेलारूस में रहने वाला है वो पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही वो लैंड होंगे, जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे वो और रवाना होंगे, वैसे ही तुरंत आप वीडियो कॉल से आप आपके बच्चों के साथ बातचीत कर पाओगे। ड्यूरिंग एंटायर जर्नी लाइव सेशन, लाइव फोटोग्राफ्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सभी पेरेंट्स को उनके ग्रुप्स में दिए जाएंगे। जैसे ही बच्चे हॉस्टल पहुंचते हैं उनका रूम जो है वो रेडी रखा जाता है। रूम पार्टनर वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, डबल शेयरिंग में रहना है, ट्रिपल शेयरिंग में रहना है, वो भी बच्चे डिसाइड कर सकते हैं। कभी भी हॉस्टल रूम चेंज कर सकते हैं। वो रूम जिसके फोटोग्राफ्स आपको पहले से वहाँ पहुँचने से पहले ही दे दिए जाएंगे, उस रूम में आपको एकोमोडेट किया जाएगा। नेक्स्ट 5 डेज में आपका सारा जो काम होता है, जैसे मेडिकल चेकअप, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट की जाती है और छठे दिन से आपकी कॉलेज स्टार्ट होती है। जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मेडिकल चेकअप। बच्चों का वहाँ पे हर साल एक बार मेडिकल चेकअप होता है, प्लस डॉक्यूमेंट जमा करवाना, स्टूडेंट कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड बनवाना, वो सारे काम हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ रहते हैं और वो कंप्लीट किया जाता है विद इन 5 डेज में। और 6 डेज से उनका क्लासेस स्टार्ट होते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो उससे पहले हर साल उनकी मीटिंग होगी वहाँ के डीन और वाइस डीन के साथ। उनको एंटायर मैप दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ईयर्स में उनको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने, कितने घंटे पढ़ने, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ने हैं, कितनी एग्जाम होगी, उसको कैसे क्रैक करनी है, अगर हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं तो कैसे लाने हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, कितनी इवेंट इस साल में होगी। यानी एंटायर एक मैप दिया जाता है कि बच्चे को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए इस साल में क्या क्या करना है। आपको शायद बिलीव नहीं होगा लेकिन बच्चा सिर्फ हॉस्टल का रूम नहीं, टीचर भी चेंज कर सकता है, क्लासरूम भी चेंज कर सकता है और ग्रुप भी चेंज कर सकता है और एनी टाइम। अगर बच्चा बीच में से अभ्यासक्रम छोड़ता है कभी भी, उनको उनके डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट वापस कर दिए जाएंगे और 2 दिन में कभी भी वो वापस आ सकता है। अगर पेरेंट्स कभी भी इमरजेंसी में वहाँ जाना चाहते हैं तो 12 घंटे में ऑन अराइवल वीज़ा के बेस पे, इमरजेंसी वीज़ा के बेस पे वो जा सकते हैं और 12 घंटे में हम उनको वहाँ पहुँचा देंगे। अगर बच्चे को वापस आना है कोई भी इमरजेंसी काम के लिए तो बच्चा कभी भी आ सकता है, विद इन 24 आवर्स वो आपके पास पहुँच जाएगा। वो ओमेजुकोन की सर्विस रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बार एडमिशन हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गए तो हमारा रियल काम स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं है। 24/7 हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल रहेंगे। बच्चों को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हेल्थ खराब है तो उनके साथ रहेंगे। यानी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है, अगर आपके मम्मी चाहेंगे, पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चे के साथ रहे, उनको बुखार है तो उनके साथ भी रहेंगे। एक्सेप्ट दैट हमारा मेन पर्पस है कि इंडिया के फाइनेस्ट डॉक्टर बनाना। तो हम स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे पढ़ाई होती है, 1 महीने में जो पढ़ाई उन्होंने की उसमें से एफएमजी एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से यूएस असेंबली में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से कौन सी एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें उनको मंथली एक टेस्ट लेते हैं उसमें पूछते हैं। प्लस एक एमसीक्यूज हमारा ग्रुप बना होता है कॉमन, जहाँ पे बच्चे डेली एमसीक्यूज और उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पहले से ही हर साल उनको एक शेड्यूल दे दिया जाता है कि इस साल आप ये ईयर में हैं तो ये ईयर में आपके इतने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और हम आपकी इस तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं। ये टेस्ट ऑनलाइन होती है, बच्चे कहीं पे भी बैठ के टेस्ट दे सकते हैं और इससे उनको ये पता चलेगा कि लास्ट 1 और 2 मंथ में मैंने जो वहाँ पढ़ाई की उस पढ़ाई में से यूएस असेंबली, प्लैब, एफएमजी, नेक्स्ट, नीट, पीजी जैसी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या आता है, और साथ में एग्जाम के बाद तुरंत आंसर की भी स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। डिफरेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है ओमेजुकोन के द्वारा, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, आगे का प्लानिंग भी कर पाए। हर महीने में एक बार जो हमारे ही स्टूडेंट्स एफएमजी, नीट, पीजी, यूएस असेंबली, प्लैब जैसी एग्जाम्स क्रैक करते हैं, उनके साथ जूम सेशन रखा जाता है और उनको गाइड किया जाता है कि ये एग्जाम है क्या और कैसे उसकी तैयारी की, कैसे तैयारी स्टार्ट की थी। हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक की वो पूरी एंटायर जर्नी अपनी शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे 1st to 6 ईयर्स में पढ़ रहे हैं उनका विजन क्लियर हो और ड्यूरिंग ये 6 साल में ही ये सारी एग्जाम्स वो दे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये जो एप्लीकेशन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है, जहाँ पे दुनिया भर की सभी एग्जाम्स के लिए सारा मटेरियल, मोर देन 12 लाख एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फ्री का मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड जो मटेरियल है वो बच्चे अपडेटेड डाउनलोड एवरी ईयर कर सकते हैं और जो ओमेजुकोन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अदर स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स पेड है।
और ये सारी मेहनत हम जो पढ़ाई के करते हैं, इसीलिए एक भी स्टूडेंट्स आज तक वापस नहीं आया, ड्रॉप नहीं हुआ है, होम सिकनेस नहीं हुई है। पीएमटीसी जो हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि प्री मेडिकल ट्रेनिंग में क्या होता है, ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप बन जाता है तो उनको वहाँ जाके कोई होम सिकनेस नाम की चीज़ नहीं होती है। फेल नहीं हुए, रिटर्न नहीं आए, या स्किन हेड प्रॉब्लम नहीं हुए, रैगिंग का इशू नहीं आया, करप्शन का इशूज अभी तक हमारे स्टूडेंट्स के साथ नहीं आया। 100% सक्सेसफुल रेशियो रहा है। साथ में बच्चों को हम हमारी सर्विसेज में देते हैं मंथली टूर, आसपास के सिटीज़ में घूमने जाना या तो फिर कंट्रीज में घूमने जाना, जिसके फोटोग्राफ्स जो है वो आप देख रहे हैं, ताकि स्टडी के साथ स्टूडेंट्स जो है वो एंजॉय भी वहाँ पे कर पाए। पेरेंट्स को अगर एजुकेशन लोन की अरेंजमेंट है तो गवर्नमेंट एजुकेशन लोन है या बैंक से एजुकेशन लोन, कंप्लीट प्रोसेस असिस्टेंट हमारी तरफ से होता है। बच्चों को पैसे की वहाँ पे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, या ग्रुप में एयर टिकट हर साल खरीदनी हो, पेरेंट्स को यहाँ से ट्रैवलिंग करना हो, बच्चों को सरप्राइज देना है, तो वो सारा अरेंजमेंट कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लिए बिना ओमेजुकॉन लाइफ टाइम करता रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, खाने की अरेंजमेंट क्या होती है। फूड ऑनलाइन करके एक रेस्टोरेंट चल रहा है जो हमारे ओमेजुकॉन की तरफ से रनिंग है, जहाँ पे बच्चों को लंच एंड डिनर शुद्ध वेजिटेरियन ओनली प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो लंच और डिनर है, ये हमारे 3 शेफ, कौशल्या बेन जो ऑलरेडी वहाँ 5 साल से एक्सपीरियंस है, राजू सिंह जो अहमदाबाद की 5 स्टार होटल में शेफ और 25 साल का एक्सपीरियंस, बजीर सिंह जी 5 साल का राजकोट से, यानी कि तीनों हमारे गुजराती कुक है, शेफ है, जो 5 स्टार होटल के अंदर काम करके वहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। बच्चों का जो 1 महीने का मेन्यू होता है वो कंप्लीटली प्रिपेयर किया जाता है हर महीने। 3rd संडे ऑफ एवरी मंथ मीटिंग होती है बच्चों के साथ। बच्चे जो चीज़ें खाना चाहते हैं वो रखी जाती है, नहीं खाना चाहते वो रिमूव कर दी जाती है, यानी मेन्यू बनाया जाता है बच्चों के द्वारा। जो खाना लंच और डिनर में बनता है वो फूड ऑनलाइन का ग्रुप, जहाँ पे पेरेंट्स स्टूडेंट्स सब लोग होते हैं, डेली के फोटोग्राफ्स आपको मिलते हैं कि आज लंच में और डिनर में क्या बना है। साथ में जो चीज़ बनाने के लिए ग्रोसरी खरीदी जाती है, वो सारी ग्रोसरी के फोटोग्राफ्स, गुणवत्ता अच्छी है वो प्रूफ करने के लिए आपको भेजी जाती है। प्लस मसाले सारे इंडियन यूज़ किए जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में खाना चाहता है तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी कैंटीन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर ले सकता है। मैं जो है विजिट करने के लिए बेलारूस जाता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ। मेरे अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे विजिट करते हैं। एजुकेशन लोन की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन मिल सकती है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होता है, और अगर आपको मिलने के पात्र हो तो वो प्रोसेस हमारी तरफ से होती है। इसके डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके हमें देने होते हैं, हम आपका फॉर्म फिलअप करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6 महीने का टाइमिंग लगता है, और आपको 15 लाख रुपए 4% ब्याज पे लोन मिल सकती है। लेकिन उसमें 12th के मार्क्स और आपकी इनकम के क्राइटेरिया होते हैं जो 1 to 1 हम डिसाइड करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट एजुकेशन लोन नहीं मिल रही है तो बैंक से भी हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, जो 20 से 25 लाख की मिल सकती है आपको, और उसमें कोई एजुकेशन और इनकम क्राइटेरिया नहीं होता है। और ये रहे उसके डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको प्रिपेयर करना है, और हम आपको असिस्ट करेंगे कैसे आपको ये लोन मिल सकती है। एडमिशन MBBS अब्रॉड GRSMU बेलारूस के लिए कंफर्म करना चाहते हैं आप, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स में से जो आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको PDF व्हाट्सअप करनी है या ईमेल करनी है। ओरिजिनल नहीं देने होते, ओरिजिनल सिर्फ चाहिए होते वीज़ा फाइल के लिए, जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तब, और वो भी 10 से 15 दिन। फिर उसके बाद वो भी डॉक्यूमेंट आपको वापस दे दी जाते हैं, 3 फाइल बना के, एक एयरपोर्ट के लिए, एक इमिग्रेशन के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको ओरिजिनल सबमिट करना है। और बाकी के कुछ डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, जो आप घर पे रख के जाएंगे, लेकिन वो हम आपको असिस्ट करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो स्कैन कॉपी भेजनी है। 85,000 रुपीज़ सर्विस चार्ज आपको पे करना है। आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और विद इन 15 डेज में आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, और विद इन 1 मंथ में बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी प्रोसेस लाइक वीज़ा प्रोसेस और अदर। तो आज ही आप एडमिशन अगर कंफर्म करवाना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी जो है वो ज़रूर से हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। एंटायर जो प्रोसेस होती है एडमिशन की वो बहुत लेंथी होती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 महीना, 2 to 2.5 मंथ टाइम लगता है, जब आप डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी और सर्विस चार्ज पे करें से लेके आपकी फ्लाइंग डेट फिक्स हो, तब तक का टाइमिंग 2.5 महीने का होता है। तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि आज ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं जाएंगे, दूसरा पैसे भी नहीं जा रहे,
और अगर आपका एडमिशन यहाँ पे होता है तो आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे एक्सेप्ट 20,000 जो नॉन रिफंडेबल है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। आप पीएमटीसी आपका फ्री हो जाएगा ऑनलाइन वाला, एंड आपका ग्रुप बन जाएगा स्टूडेंट्स का, और आपको होम सिकनेस एंड ऑल प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और ऑफ कोर्स आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो वीज़ा प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, लेकिन हम ही प्रिपेयर करते हैं। एयरपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो फाइल भी हम प्रिपेयर करके आपको देने वाले हैं, और यूनिवर्सिटी के लिए कौन से जेरोक्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो फाइल भी हमारी तरफ से प्रिपेयर होगी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। हमारी बैंक अकाउंट डिटेल है, एंड दिस इज आवर सर्विस चार्ज, जहाँ पे सबसे पहले आपको 85,000 पे करने हैं, जिसमें से 20,000 नॉन रिफंडेबल है, बाकी की सारी अमाउंट रिफंडेबल है। जो प्रोसेसिंग चार्ज है 1,60,000 वो वन टाइम है, सर्विस चार्ज भी वन टाइम है, और वो देना होता है आपको जब आपकी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगी। सो अभी अगर आप एडमिशन कंफर्म करवाना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी और 85,000 बैंक अकाउंट में पे करके आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन करवाना नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचाना है। और ये सारी सर्विसेज में वन टाइम चार्ज में क्या इंक्लूड है, और लाइफ टाइम हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो मैंने बोला वो रिटर्न फॉर्म में हम लिख के आपको इस तरीके से देते हैं। अगर आप 15 जून से पहले एडमिशन कंफर्म करवाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में मिलने वाली है, बोनस के तौर पे मिलने वाली है। उसमें वाइट कोट विथ योर पर्सनलाइज नेम, स्टडी प्लानर, डेस्कटॉप प्लानर, फर्स्ट एड किट, कॉलेज बैग एंड स्टेथोस्कोप। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइट कोट जो आपको दिया जाएगा वो आपको वाइट कोट सेरेमनी में एम्बेसडर यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स के हाथों से पहनाया जाएगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक पेन ड्राइव आपको दी जाएगी, जो पेन ड्राइव में एमबीबीएस, नीट पीजी, एफएमजी, यूएसएमबली, प्लेब जैसी एग्जाम्स का सारा मटेरियल, मोर देन 12 लाख एमसीक्यूज, ताकि पहले दिन से ही आप अच्छे से उस पर फोकस के साथ स्टडी कर पाए। साथ में आपका प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैम्प जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डीएमआईटी टेस्ट जो आपको हेल्पफुल होगा कि भी आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, आईक्यू, ईक्यू, सीक्यू लेवल, जिसका काउंसलिंग मेरे साथ होगा आपका 1 घंटे का, प्लस गोल्ड पार्टनर पूरा एक मैप बना के हम आपको देंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन वीज़ा प्रोसेस, यानी कि अगर आपको यूएसए जाना है, यूके जाना है, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपका कभी भी नहीं लिया जाएगा। पेरेंट्स को वीज़ा प्रोसेस करनी है बेलारूस की, या फिर उनको जाना है, विजिट करना है, तो उनका भी कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एंड 15 आवर्स 50 घंटे का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन माय हॉस्पिटल, जब भी आप वैकेशन में आएंगे एनी टाइम आप आके वो ले सकेंगे। सो ये सारे बोनसेस ले सकते हैं आप, और आपका एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। फिर से मैं याद करा दूं, लिमिटेड सीट है, टाइमिंग डेट्स फिक्स है, और इसी डेट को फ्लाई करने वाले स्टूडेंट्स। सो आप 2 ऑप्शन साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे। एनी क्वेश्चंस 24/7 दिए गए नंबर जो हमारा ऑफिशियल नंबर्स है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना। आई होप कि जो आपने क्वेश्चंस नोट डाउन किए होंगे, आइए 1 to 1 मिलते हैं और बातचीत करते हैं।